to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार। देश की संविधान पीठ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से बनती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये जब किसी मुद्दे पर फैसला देती है तो सबकी निगाह जाती है। आज देश के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया। आप कहेंगे ये क्या होता है? हम सब विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि हमारे और आपके वोट की खातिर राजनीतिक पार्टियां जो प्रचार करती हैं, अपना तंत्र चलाती हैं, दफ्तर चलाती हैं, इसके लिए इन्हें चंदा चाहिए होता है। ये चंदा हम और आप दें, अलग अलग कंपनियां दें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा दें और हमें ये पता ना चले कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, जब ये पारदर्शिता से बाहर हो जाए तब समस्या होती है। कई चुनावी एक्टिविस्ट ने इसी समस्या की तरफ ध्यान दिलाया था और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की चौहद्दी तक पहुंचा था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला किसने दिया, क्या दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या हैं और इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आई, भविष्य की क्या रूपरेखा होगी, आज इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि अंग्रेजी के एक अखबार में चुनाव आयोग से जुड़ी एक प्रक्रिया पर जो रिपोर्ट आई है उसके मायने क्या हैं, क्योंकि बताया गया है कि 2019 के चुनाव से पहले लोकसभा के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कुछ खराबियां आ रही थी, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान भी लिया था। इसके बाद क्या सुधार हुआ है, अलग अलग पक्षों की तरफ से क्या सफाई आई है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि एक धड़ा है जो ईवीएम पर सवाल उठाता रहता है। सवाल उठें तो जवाब हासिल करना ज़रूरी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो, जिनमें आज इन दो बड़ी खबरों पर विस्तार से बात होगी। लेकिन उससे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी किसान आंदोलन से है। आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन शुरू हुआ तो 3 किसान संगठनों की एक्टिविटी समझ में आई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो दोपहर 11 से 2 बजे तक 3 घंटे के लिए पंजाब के सब टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक दोपहर तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के प्रमुख गुरनाम चढ़ूनी ने 11 बजे समर्थकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इतनी एक्टिविटी देखने के बाद रेलवे ने क्या किया? पंजाब में कई ट्रेनें रद्द की, कई डाइवर्ट की। और हरियाणा पंजाब का जो शंभू बॉर्डर है, वहां पर भी आज एक्शन चलता रहा। इस एक्शन के बारे में बता रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी। हम उस ब्रिज पे मौजूद हैं जिसके फुटेजेस आपने पिछले कुछ दिनों में लल्लन टॉप चैनल पे वीडियो में देखा है। यहाँ पे अभी ये सुबह का वक्त है, करीब 9 बज रहे हैं। एक शांति है, धीरे धीरे किसान जुट रहे हैं। अभी दैनिक दिनचर्या से निपट के नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। लंगर लगे हुए हैं, वो लोग लंगर करके यहाँ पहुँचे हैं। कुछ यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ निहंग समुदाय के भी लोग हैं और वो यहाँ पर मीडिया कर्मी कुछ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि एक शांति है। जो हमने पिछले 2 दिनों में जो फुटेज देखा है उसमें आंसू गोले दागे जाने की खबर आती थी, भगदड़ मस्ती थी। किसानों की तरफ से भी गतिरोध जताया जाता था, विरोध जताया जाता था। वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, नाका को तोड़ने की कोशिश करते थे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर ये सुबह का वक्त है। और अच्छी खबर ये है कि बातचीत के लिए भी कल एक पहल हुई है। सरकार किसान संगठन के जो कुछ नेता हैं, उन्होंने कल बयान दिया कि हम बातचीत के फेवर में, हम चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत हो ताकि गतिरोध को खत्म किया जा सके। हालांकि उनकी गुजारिश सरकार से ये भी थी कि इस तरह से गोले ना बरसाए जाए, हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए कि हम उपद्रवी हैं या फिर हम आतंकवादी हैं। ये किसानों का कहना था। पर अभी फिलहाल जिस वक्त लल्लन टॉप की टीम शंभू बॉर्डर पहुंची, ऐसा कोई हाल नहीं था, शांति है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है इस हाईवे पे। ये हाईवे जो दिल्ली की ओर जाता है, 1.5 से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने देखा, जिसमें किसान जत्थे पूरा किसानों का जत्था बना हुआ है। गाड़ियों की लंबी पंगत है और करीबन दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, क्योंकि यातायात की आवाजाही पूरी तरह से ठप है इस रास्ते पे, तो दोनों तरफ किसानों ने अपनी अपनी गाड़ियां लगा रखी हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रदर्शन पर बयान दिया। कहा कि दिल्ली जाना सबका लोकतांत्रिक हक है, लेकिन मंशा का ध्यान रखना होता है। खट्टर ये भी बोले कि इस मुद्दे पर जिरह लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, जिससे समाधान निकाला जा सके। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा
कि पहली बात तो है कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चुन के केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं। ये सब जब हो रहा था तब किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच एक मीटिंग भी चल रही थी। पहले 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है जो फेल रही। अगली सुर्खी बंगाल से है। यहाँ के संदेश खाली में तनाव बरकरार है। टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। आज इस मामले में सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा में बयान आया। उन्होंने कहा, संदेश खाली में आरएसएस के बंकर बने हैं, वहां से बाहर आकर बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क पहनकर बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के हमले का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है, और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। ममता सरकार ने संदेश खाली मामले में जांच का आश्वासन देते हुए यह भी कहा कि गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब विधानसभा में ममता बनर्जी ये बयान दे रही थी, उसी समय उनकी पार्टी के एक सांसद इस्तीफे की तैयारी में थी। नाम मिमी चक्रवर्ती। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी मिमी पश्चिम बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय नेतृत्व से यानी टीएमसी की लोकल लीडरशिप के कामकाज से नाखुश हूं, इसलिए इस्तीफा देने का मन बनाया है। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं सौंपा है, यानी अभी ये आधिकारिक नहीं है, बस फैसले की घोषणा हुई है। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का आज एक अहम बयान आया। उन्होंने साफ किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, यानी गुपकर अलायंस, पीडीपी, कांग्रेस, सबको उन्होंने किनारे कर दिया। ये इंडिया ब्लॉक के लिए भी झटका बताया जा रहा है, क्योंकि कयास हैं कि वो एनडीए से जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about seat sharing? कल शायद उमर इंडिया What about seat sharing? कल शायद उमर इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बारी बड़ी खबर की। सबसे पहले बात चुनावी बॉन्ड की। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आज आदेश जारी किया कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाए। ये आदेश एसबीआई के लिए क्यों है? क्योंकि देश में ये इकलौती ऐसी बैंक है जो कि सरकारी भी है, जिसके पास ये हक है कि वो चुनावी चंदे के लिए इस्तेमाल होने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड, एक किस्म का कागज, एक किस्म का वायदा पत्र जारी करे। इस बॉन्ड के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, पर पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जिस बेंच ने आज फैसला सुनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उस बेंच में कौन कौन जज थे? पहले नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, देश के पूर्व चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बेटे हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज, कैंपस लॉ सेंटर और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, अध्यापक भी रहे कानून के, और 1998 में मुंबई हाई कोर्ट, जिसको जो सही भाषा है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि शहरों के नाम बदले हैं, हाई कोर्ट के नाम नहीं बदले हैं, इसलिए आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट या बम्बई हाई कोर्ट ही कहा जाता है। इसके वो सीनियर वकील बने और 2000 में पहली दफ़ा देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और 29 मार्च 2000 को ही फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने, और उसके बाद से उनका सिलसिला इसमें पदवियां बढ़ने का चलता रहा। 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस आए। दूसरा नाम है जस्टिस संजीव खन्ना का। ये भी दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ाई करके निकले हैं और बतौर जज इनकी पारी शुरू हुई 2005 में, जब ये दिल्ली हाई कोर्ट के ही एडिशनल जज बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में आए। सीजेआई जो अभी हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ही वरीयता क्रम में अगले हैं, यानी देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।
तीसरा नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का। ये महाराष्ट्र के अमरावती से आते हैं। 25 साल की उम्र में वकालत शुरू कर दी थी। लंबे वक्त तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की और 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज आए। चौथा नाम जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला का है। ये मुंबई में पैदा हुए, गुजरात के वलसाड से पढ़ाई की और 1990 में अहमदाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 2011 में गुजरात की हाई कोर्ट में एडिशनल जस्टिस बने और उसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज आए। पांचवा और आखिरी नाम है जस्टिस मनोज मिश्र का। 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, फिर वहीं वकालत की 23 साल तक और 2011 में एडिशनल जज बने। अब तक आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया जाता है, उसके बाद कन्फर्मेशन होता है, फिर हाई कोर्ट से किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है, वहां पर चीफ जस्टिस बनते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ये एक प्रक्रिया है और ये सुप्रीम कोर्ट कब आए? 2023 में आए। ये 5 जज हैं जो आज की संविधान पीठ में बैठे थे। इनके आदेश के बारे में तो हमने आपको बताया, पर विस्तृत ब्यौरे क्या हैं आदेश के? एसबीआई 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा पाने वाली राजनीतिक पार्टियों की डिटेल ब्यौरे तैयार करे जिसमें हर किस्म के विवरण हों। एसबीआई इस डिटेल को 6 मार्च 2024 तक केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दे और केंद्रीय चुनाव आयोग ये सारे ब्यौरे 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करे यानी पब्लिक करे। जिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक खुद को मिले बॉन्ड को बैंक खाते में जमा नहीं करवाया वो वापस कर दें। ये फैसला आया। इस फैसले पर यदि अमल हो गया तो हमें और आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश के राजनीतिक दलों को किसने कितना चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, ये कोई संस्था हो सकती है, ये कोई कंपनी हो सकती है और ये पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि कोई अपने व्यावसायिक हितों के चलते पार्टियों को चंदा तो नहीं दे रहा है, कहीं पॉलिसी में इस तरह की तब्दीलियां तो नहीं हो रही हैं कि किसी को गैर वाजिब लाभ पहुंचे। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। हम जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को अपने क्रियाकलाप के लिए, अपने एजेंडे के प्रचार प्रसार के लिए, दफ्तर के लिए धन की ज़रूरत होती है। इसके लिए मिलता है चंदा, पर यह बहुत ज़रूरी है जानना कि चंदा किसने दिया, कितना दिया, ताकि हमें ये पता चले कि किन पार्टियों को कौन समर्थन दे रहा है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए ताकि पॉलिसी के स्तर पर कोई भेद ना दिखे और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जवाबदेही है उसे तय करने के लिए कोर्ट में ये मामला चल रहा था। ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बारीकियां समझते हैं और इतिहास से शुरू करते हैं। 2017 के संसद के बजट सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। उस समय देश के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। इस स्कीम को लाते समय उन्होंने संसद में ये बयान दिया था और आउटलाइन ये है कि 70 वर्ष बाद हम कोई ना कोई प्रक्रिया लाएं जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन हो पाए और इसमें हमने ये सुझाव रखा है कि चेक की जो पेमेंट हो, एक व्यवस्था हम लोगों ने 2002 में जब सरकार थी और मैंने हमेशा स्वीकार किया है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, मनमोहन सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, उसकी रिकमेंडेशंस भी थी, हमने उसको मिला था और उस वक्त सरकार, वाजपेयी जी की सरकार उस संशोधनों को लाई थी। थोड़ा फर्क पड़ा, बहुत फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब मौजूदा राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे तो मैंने उनको एक प्रस्तावना दी थी उस तरफ से कि क्योंकि इसमें और सुधार करना है, सो पास टू थ्रू ट्रस्ट जो है, इलेक्टोरल ट्रस्ट, मैंने एक पत्र उनको लिखा था तो उन्होंने उसको स्वीकार किया था कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में ये डिटेल्स ना आए, तो उस वक्त के बजट में उन्होंने फाइनेंस बिल में उसको स्वीकार किया था। थोड़ा उससे भी अंतर हुआ लेकिन आज भी ये फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमने ये चुनाव आयोग का सुझाव था कि कैश डोनेशंस को 2000 पे लाया जाए, हमने वो सुझाव को रखा है। दुनिया भर में डिजिटल फॉर्म में कलेक्शन होता है और वो उस तरह से जितना कलेक्शन होगा उस पर भी टैक्स की माफी रहेगी, ये प्रावधान है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी और मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल उस स्कीम बनाने के लिए जो जो उनके सुझाव हैं हम लोगों को दें।
ताकि इसको किस तरीके से बिल्कुल क्लीन किया जा सके। स्कीम से जुड़े बिल पर संसद में विवाद भी हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड लाना एक नीतिगत निर्णय था, ना कि सरकारी खजाने से जुड़ा। फिर भी सरकार इसे मनी बिल बनाकर सिर्फ लोकसभा से पास करवा लाई, ताकि राज्यसभा में पास करवाने की जरूरत ना हो। मनी बिल है अगर तो। साल 2018 में इस कानून की अधिसूचना जारी हुई और तब सरकार ने प्रचार किया कि पॉलिटिकल फंडिंग, पारदर्शिता और काले धन के दखल को रोकने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण सुधार है और इससे भ्रष्टाचार पर लड़ाई में मदद मिलेगी। लेकिन जैसे ही चुनावी चंदे की ये कूपन स्कीम शुरू हुई, सवाल भी उठने लगे। उन पर आएंगे, पर पहले स्कीम समझ लेते हैं। इसके लिए सरकार ने अपने सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मार्क किया कि वही इस बिल को जारी करेंगे। लोग एसबीआई में जाकर बॉन्ड, एक किस्म का कागज है जो आप तयशुदा धनराशि देकर खरीद सकते हैं और फिर वो इसे अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड गिफ्ट वाउचर जैसा होगा। 3-3 महीनों के अंतराल पर साल में 4 बार एक टाइम विंडो में से इशू किया जाएगा। 10 दिन की वो टाइम विंडो होती है जिसके बारे में पब्लिसाइज किया जाता है, प्रचार किया जाता है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में ये इलेक्टोरल बॉन्ड 10-10 दिन के लिए रिलीज होते हैं। चंदा देने के इच्छुक व्यक्ति या संस्थान अलग अलग मूल्यों के बॉन्ड ले सकते हैं। ये मूल्य कितना हो सकता है? आप 1,000 रुपए का बॉन्ड ले सकते हो बैंक में 1,000 रुपए दे के, 10,000 का, 10 लाख का, अधिकतम 1 करोड़ रुपए का भी एक बॉन्ड ले सकते हो। कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस एसबीआई की तयशुदा शाखाओं से ये बॉन्ड खरीद सकता था। बॉन्ड खरीदने के बाद का काम आसान था। 15 दिन के भीतर अपनी पसंद वाली पार्टी को आप इसे चंदे के रूप में दे दें। वो इन बॉन्ड्स को भुनाकर पैसा अपने खाते में ले लेगी। बॉन्ड भुना रही पार्टी को ये नहीं बताना होता था कि उनके पास ये बॉन्ड आया कहां से। डिस्क्लोज नहीं करनी होती थी ये इंफॉर्मेशन, गोपनीयता थी। दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक को भी ये बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसके यहां से किसने कितने बॉन्ड खरीदे। और ठीक इसी बिंदु पर विवाद का जन्म हुआ, क्योंकि चुनावी चंदे में पारदर्शिता भी जरूरी है। ये लोकतांत्रिक मूल्य है। दिसंबर 2020 में एक खबर आई। महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विहार धुर्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत चंदा देने वालों को लेकर एसबीआई से सूचना मांगी। बिहार का कहना था एसबीआई को जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बताना चाहिए कि पार्टियों को चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीद कौन रहा है। इस अपील को खारिज कर दिया गया 21 दिसंबर 2020 को। और खारिज किसने किया? सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने। और उन्होंने अपने आदेश में कहा कि डोनर्स के निजता के अधिकार का उल्लंघन करना लोक हित में नहीं है। एसबीआई की तरफ से दिए गए तर्कों को बरकरार रखते हुए फिर केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने भी अपने आदेश में कहा कि जानकारी देना आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(e)(j) का उल्लंघन होगा, जो अथॉरिटी को छूट देता है कि वो तब तक जानकारी ना दे जब तक उसे विश्वास ना हो कि ये जानकारी व्यापक लोकहित से जुड़ी है। यानी आरटीआई लगाकर भी आप नहीं जान सकते थे कि पार्टियों को गिफ्ट वाउचर से किसने चंदा दिया। ये सब कुछ पार्टियों को मिले गुप्त दान की तरह हो गया था। पर ऐसा नहीं था कि स्कीम में कुछ पार्टियों को ही लाभ मिल रहा हो, चंदा देने वालों का भी लाभ था। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां या लोग इसकी खरीद पर लगने वाले इनकम टैक्स के रिफंड के हकदार होते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी इस बॉन्ड को भुनाने पर इनकम टैक्स रिफंड लेती हैं। इसके बाद एक और जानकारी सामने आई कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में दामिनी नाथ की रिपोर्ट नजर आई, जो बताती है कि साल 2017 से 2022 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,208 करोड़ और 23 लाख रुपए, इतना जोड़ दीजिए, 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे। और ये मिले किसे? पहले नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी, जिसे 5,271 करोड़ और 97 लाख रुपए का चंदा मिला। कुल चंदे का इलेक्टोरल बॉन्ड से 57%। कांग्रेस को मिला 952 करोड़ 29 लाख रुपए, यानी कुल पैसे का 10% से ज्यादा। तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ 68 लाख, यानी कुल पैसे का लगभग 8.25%। फिर नंबर आया चौथे पर बीजू जनता दल का, जिन्हें मिले 622 करोड़ रुपए। 5वें नंबर पर तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके है, जिन्हें मिले 431 करोड़ के लगभग। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड हैं। इन्हें मिली रकम 100 करोड़ से कुछ कम है। इन पार्टियों से तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी, इन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला, 0। हमने आपको ये बताया कि ये आंकड़े साल 2017 से 2022 तक के हैं। 2017 इसलिए क्योंकि 2017-18 के वित्त वर्ष में स्कीम शुरू हुई और 22 इसलिए क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभी तक पार्टियों की 2022-23 की अवधि की सालाना रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, जिससे आगे की जानकारी सामने आ सके। आप देखेंगे लगभग सभी चर्चित पार्टियां चंदा स्कीम का लाभ उठा रही थी, बस ये नहीं बता रही थी कि किसने उन्हें कितना चंदा दिया। ये पता चल जाता, स्थिति पारदर्शी हो जाती, पर पूरा तंत्र पर्दे में रखना चाहता था।
सब कुछ इतना समस्याग्रस्त कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी इस स्कीम पर आपत्ति जाहिर की थी। साल 2017 में आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और कहा इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है, बैंक नोट पर भरोसा कम हो सकता है। फिर 27 मार्च 2019 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनावों के लिए खतरनाक माना। आयोग ने अपने एफिडेविट में क्या कहा था? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा। राजनीतिक दल बगैर किसी जांच के विदेशी चंदा भी लेंगे और चंदा देने वाली विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है ये पता नहीं चल रहा, ये एफिडेविट में था। इसके बाद बारी थी मामले के कोर्ट में पहुंचने की। बॉन्ड के केस में इतनी दुश्वारियां देखते हुए दो गैर सरकारी संगठन सामने आए जिनके नाम थे कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर। इन्होंने साल 2017 में ही इलेक्टोरल बॉन्ड को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, याचिका लगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता जय ठाकुर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी याचिका लगाई। सुनवाई करते हुए 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया जिसमें राजनीतिक दलों से कहा गया कि वो बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दें। फिर एडीआर अदालत गई एक बार फिर से ये कहते हुए कि बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका हमारे पास, देश के पास नहीं है। फिर मार्च 2021 में एडीआर ने एक और याचिका लगाई और कहा जब तक मामला अदालत में है तब तक इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने पर रोक लगाई जाए, पर यह याचिका न्यायालय ने रद्द कर दी। फिर 5 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरे मामले में दलीलें देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र किया और उस समय सीजेआई थे एनवी रमन्ना। उनकी बेंच ने कहा न्यायालय के संज्ञान में मामला है, कोरोना काल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है, पर फिर सुनवाई होगी। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई की राह खुली, अलग अलग तारीखें बीती और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने गया। इस पीठ का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। ये सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। मामले में एक तरफ याचिकाकर्ता थे, दूसरी तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि यही सरकार स्कीम लेकर आई थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुनवाई से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को ही एक बड़ा बयान दिया हलफनामे की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में। सेंट्रल लाइन इस हलफनामे की ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी प्राप्त करने का हक जो भारत के नागरिकों को मिला है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत आता है, यानी जरूरत पड़ने पर सूचना देने से इनकार भी किया जा सकता है। इससे हमें अंदाजा लग गया कि केंद्र सरकार का रुख क्या होगा और वो स्कीम आते समय भी पता ही था। 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई। याचिका दायर करने वालों का पक्ष प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े जैसे वकील रख रहे थे। उनकी दलीलें क्या थी सुनिए। पूर्व में चंदा लेने वाली पार्टियों को रिकॉर्ड रखना पड़ता था क्योंकि आईटी एक्ट में प्रावधान था, लेकिन ये बॉन्ड पर लागू नहीं होता। मौजूदा वक्त में चंदा देने वालों की जानकारी सरकार के अलावा और किसी के पास नहीं है। दूसरी दलील, कल कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कह सकती है हमने सुबह अपना ऑफिस खोला, देखा वहां पर 100 करोड़ के बॉन्ड पड़े थे, हमने उन्हें खाते में जमा कर दिया, पर हमें नहीं पता कि उसे दिया किसने था। अगर मतदाताओं को प्रत्याशियों की संपत्ति और देनदारी की जानकारी प्राप्त करने का हक है तो ये भी जानने का हक कि प्रत्याशियों की पार्टियों को पैसा कौन दे रहा है। और दलील क्या थी? अगर हमें पता चलता है कि किसी पार्टी को कोई ऐसी कंपनी बॉन्ड के जरिए पैसा दे रही है जिसे उस पार्टी ने फायदा पहुंचाया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वो पार्टी भ्रष्ट है। बॉन्ड स्कीम अपराधियों को सजा से बचाती है। अगर बॉन्ड स्कीम का मकसद था कि कैश फ्लो को रोका जाए तो वो अभी भी हो रहा है। याचिकाकर्ताओं के आरोपों के बाद बारी केंद्र सरकार के सबमिशन की थी। सरकार सुनवाई के पहले ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की दलील दे चुकी थी, पर कोर्ट में क्या कहा? सरकार का पक्ष रखा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और उनकी दलीलें ये रही। भारत समेत दुनिया के कई देश काले धन की समस्या से जूझ रहे हैं और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है इसका मकसद है साफ पैसा चुनाव में, बैंकिंग सिस्टम में और राजनीतिक पार्टियों के पास आए। ये स्कीम क्लीन मनी की दिशा में एकमात्र स्टेप नहीं है, ऐसे कई स्टेप लिए गए जिसकी वजह से सिस्टम में बहुत सारी क्लीन मनी आज की तारीख में मौजूद है। अगर स्कीम से गोपनीयता चली जाती है तो स्कीम खत्म हो जाएगी और मैं 2018 के वक्त में वापस लौट जाएंगे हम सब। आप याचिकाकर्ताओं से पूछिए अगर देश 10 कदम पीछे चला गया तो उन्हें क्या फायदा होगा? कंपनी इसलिए चंदा देती है ताकि पॉलिसी उनके फेवर में आए और वो चैरिटी करती हुई ना दिखे। मान लीजिए मुझे चुनाव में चंदा देना है और मैं चेक के जरिए पैसा देता हूं तो सभी पार्टियों को पता चल जाएगा कि मैंने पैसा दिया और किसको दिया। लेकिन अगर मैं इस जरिए पैसा नहीं देता हूं तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैंने किसे कितना पैसा दिया। मान लीजिए किसी राज्य में मेरी पार्टी और मुझे किसी ने पार्टी के चंदे के लिए 30 करोड़ दिए, मैंने पार्टी के फंड में 20 करोड़ ही जमा कराए, लेकिन अगर ये पैसा बॉन्ड के जरिए आएगा तो 1-1 रुपया पार्टी के फंड में जाएगा। कुछ सेफगार्ड प्रैक्टिस भी हैं। मैं तभी बॉन्ड खरीद सकता हूं अगर मैंने केवाईसी कराया है। कंपनी की बात है तो कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेगा कि फला अमाउंट डोनेट किया गया। पार्टियों के खाते दिखाएंगे कि पैसा मिला है। अगर चंदा देने वाला अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो वो बॉन्ड से चंदा दे, लेकिन अगर उसे पहचान जाहिर करने से गुरेज नहीं है तो उसके पास चेक से चंदा देने का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। फिर
नरेंद्र मोदी सरकार के वकील ने कहा कि हम कोर्ट को एक विकल्प देना चाहते हैं। विकल्प ये कि बॉन्ड के तहत चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रहे, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश उनकी पहचान खोलने की बात करता है तो पहचान जाहिर कर दी जाएगी। सभी पार्टियां जानती हैं कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है। गोपनीयता दूसरी पार्टियों के लिए है। कल कोई ये कह दे कि कोई आया और मेरे पोस्टल बॉक्स में 100 करोड़ का लिफाफा रखकर चला गया, लेकिन ऐसे कोई डोनेट करता नहीं है। हम ऐसे तो तीर्थ यात्राओं में चंदा देते हैं। वोटर इस आधार पर वोट नहीं देते कि पार्टी को पैसा कौन दे रहा है, वो पार्टी की विचारधारा, सिद्धांत, नेतृत्व और कार्यकुशलता के आधार पर वोट देते हैं। ये दलील थी। अब बारी जजों की। सुनवाई के समय बेंच के ऑब्जर्वेशंस और केंद्र से सवाल सामने आए। क्या सवाल थे? लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आप बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले का नाम जाहिर कर देते हैं तो बाकी दूसरी पार्टियों को भी पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने या संस्था ने अमुक पार्टी को चंदा दिया। मान लीजिए कोई डोनर किसी राज्य में अपना काम धंधा फैलाए और उसने खासकर उस पार्टी को डोनेट किया जो सत्ता में है, या डोनेट नहीं किया और उस डोनर का नाम सभी पार्टियों को पता चल जाता है, तो विरोधी पार्टियां बातें करेंगी। अगर कोई कंपनी डोनेट कर रही है तो उसके तमाम शेयर होल्डर्स को भी पता नहीं चल सकता कि आपने किसे डोनेट किया। जब कंपनी का नेट रिजल्ट आएगा तो आप बस इतना कहेंगे कि हमने 250 करोड़ डोनेशन की तरह दिए, किसे दिए नहीं पता। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ दिक्कत यह है कि ये लोगों को चुनिंदा मसलों पर गोपनीयता देता है। अगर हम इस स्कीम को आज खारिज कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को दूसरी ऐसी स्कीम बनाने से रोका जा रहा है जिसमें सभी के पास बराबर का हक हो। चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा वाइट मनी लाने के प्रयास के साथ हमने एक गड्ढा भी पैदा कर दिया जहां सूचना गायब है। ये किसी एक या दो पार्टी की बात नहीं, पूरे सिस्टम की बात है। सबको ये प्रभावित कर रहा है। जब एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है तो पैसा कहां से आया इसके बारे में जानकारी नहीं होती, डोनर का पता नहीं होता, खर्च कहां किया गया ये नहीं पता होता। सवाल पारदर्शिता का है। ये बात कतई जरूरी नहीं कि बॉन्ड खरीदने वाला इंसान ही डोनर हो, बस उनका खाता दिखाएगा कि उन्होंने बॉन्ड खरीदा। उस बॉन्ड का डोनर कौन है ये जिक्र नहीं मिल रहा है। 2 नवंबर 2023 को आखिरी बार इस केस में फिर बहस हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा जो आज डिलीवर किया गया, और फैसला सुनाते हुए जजेस ने ये ऑब्जर्वेशन दिए। पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का हक है जिससे मतदान के लिए सही चयन हो। सारी राजनीतिक फंडिंग पब्लिक पॉलिसी में बदलाव के मकसद से नहीं होती। छात्र, दिहाड़ी मजदूर भी चंदा देते हैं। ऐसे में सिर्फ इसलिए चुनावी चंदे को गोपनीयता के दायरे में रखना क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन किसी और मकसद से किए गए हैं अनुचित है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को चंदा देने वालों की जानकारी होनी चाहिए। चंदा देने वालों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना नियमों के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। काले धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा दूसरे विकल्प हैं। इस तरह की खरीद से काले धन को बढ़ावा ही मिलेगा, इससे कोई रोक नहीं लगेगी और पारदर्शिता का हनन होगा। कोर्ट सिर्फ इस आधार पर आंखें नहीं मूंद सकता कि इसके दुरुपयोग की संभावना है। कोर्ट की राय, काले धन पर रोक लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है और काले धन पर रोक लगाने के लिए आरटीआई का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड्स अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक देता है। ये स्वतंत्रता मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, प्रसारण, प्रेस या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है। इसमें नागरिकों को सूचनाओं तक पहुंचने का भी अधिकार दिया गया है। राजनीतिक प्रक्रिया पर किसी व्यक्ति के योगदान की तुलना में किसी कंपनी के योगदान का अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन है। धारा 182 कंपनी अधिनियम में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। फैसला आ गया। इसके बाद हमने बात की उनसे जो इस लिटिगेशन के पीछे थे। सबसे पहले रुख किया एडीआर के फाउंडर्स में से एक त्रिलोचन शास्त्री का। उन्होंने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की। जैसे हम कहते हैं लड्डू बांटेंगे, सड़कों पे नाचेंगे, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोगों के लिए, पारदर्शिता के लिए। तो हम तो इसको पूरा स्वीकार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं। इतना जल्दी नया कानून लाना उतना आसान नहीं है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले कुछ हद तक पारदर्शिता थी, वो खत्म हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको हमें वापस दे दिया है। और हमारा जो तर्क तो बिल्कुल सिंपल था कि चाहे आप हिंदुस्तान में ले लीजिए या देश, मतलब पूरे विश्व में देख लीजिए, तमाम देशों में डेमोक्रेसी है। हर एक जगह पे 100%, 100% पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है। दूसरे देशों में पाई पाई का हिसाब होता है, इसीलिए वो डेमोक्रेसी चल रही हैं कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए और होती भी है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो हमको वो पारदर्शिता नहीं दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा कि हमारा एक ये संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आर्टिकल 19 में
राइट टू इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं कि भाई जब मतदाता वोट देने जा रहा है या जा रही है, उसको पूरा अधिकार होता है कि भाई पैसा कौन किसको कितना दे रहा है। अगर मैं फलाने पार्टी को वोट देना चाहता हूं तो मुझे ये तो जानकारी होना चाहिए ये पार्टी चल कैसे रही है, कौन उसको पैसा दे रहा है। तो ये उन्होंने उसको एक मूल अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जोड़ दिया है और उसके आधार पर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया है। अब सवाल उठेंगे कि पार्टियां क्या करेंगी, क्या उनका सारा हिसाब किताब अब सामने आएगा? इस पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसके हिसाब से जो अब तक राशि दी गई है पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसका डिस्क्लोजर करना आवश्यक है। इसलिए जिस जिस पार्टी को जो धनराशि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दी गई है वो सामने आएगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 13 मार्च को तक इलेक्शन कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पे डाले और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि वो सारी ये सूचना 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराए और 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन इसको वेबसाइट पे डाले ताकि जिसको दिलचस्पी है इस चीज को जानने में उसको पता हो कि किस पार्टी को कितना पैसा कहाँ से आया। जाहिर है आपको भी पता होगी कि 2019 के जब जनरल इलेक्शंस थे तब भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक बॉन्ड के ऊपर आया था 12 अप्रैल 2019 को, और उस वक्त का जो वर्डिक्ट था उसमें ये कहा गया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो फंडिंग बॉन्ड के जरिए पाई है उसकी पूरी सूचना इलेक्शन कमीशन को दे बंद लिफाफे में और वो दी गई थी और इस जजमेंट में उसका हवाला दिया गया है। और कहीं, हालांकि पूरी जजमेंट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पर मैंने ये देखा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उस जजमेंट में हमने ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा था और उन्हें उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन अप टू डेट प्रोवाइड कर दी गई होगी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये नहीं था कि वो सिर्फ उस वक्त तक जो बॉन्ड थे उन्हीं की सूचना देनी थी। तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। लेकिन मैं आपको के माध्यम से आपके दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग का जो मसला है ये एक बहुत बड़ा मसला है, अहम मसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम एक उसका कंपोनेंट है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्वागत के योग्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे मर्ज खत्म हो गया। अदालत के हुक्म की सही तामील हुई तो 13 मार्च 2024 इस देश की ऐतिहासिक तारीख होगी जब आप जान सकेंगे कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को कौन कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे रहा है, किसका कितना टैक्स बच रहा है। अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र पारदर्शिता की तरफ कुछ और कदम बढ़ाएगा। चुनाव के तापमान पर जो असर पड़ेगा वो तो हम देखेंगे ही। वैसे चुनाव की बात हो रही है तो अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि बात अब ईवीएम की होगी। ये बड़ी खबर है ईवीएम से जुड़ी हुई और ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। इस अखबार में 15 फरवरी के रोज रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट छपी। इसका टाइटल था RTI सेवरल स्टेट्स फ्लैग्ड हाई ईवीएम फेल्योर रेट टू EC अहेड ऑफ 2019 लोकसभा पोल्स। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों ने ईवीएम की मशीनों में खराबी की शिकायत की थी। फेल्योर रेट यानी अगर 100 ईवीएम का रैंडम सैंपल लिया जाए तो उसमें से कितनी मशीनों में तकनीकी खराबी किसी भी स्तर पर मिली। एक नाम पर गौर करिए, वेंकटेश नायक, ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के निदेशक हैं। नायक को उनके RTI एप्लीकेशन के जवाब में कुछ दस्तावेज मिले जिसमें लिखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय केंद्रीय चुनाव आयोग की चिंता थी कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम फर्स्ट लेवल चेक में फेल क्यों हो रही बड़ी संख्या में। इस खबर को समझने के लिए आप पहले ईवीएम की वर्किंग समझिए। चुनाव के समय जब ईवीएम सेट की जाती है तो उसके 3 हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। पहला बैलेट यूनिट, जिस मशीन में बटन दबाकर हम और आप वोट डालते हैं। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, जो चुनाव अधिकारी के पास होती है। और तीसरी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको हम वीवीपैट कहते हैं। जब हम बटन दबाते हैं तो एक पर्ची गिरती है और ये दिखता भी कि हमने किस पार्टी को या नोटा को वोट दिया। पर्ची छापने वाली मशीन वीवीपैट ये बैलेट यूनिट के पास ही रखी होती है ताकि वोटर वेरीफाई कर सके कि जिसकी बटन दबाई वोट उसी को गया कि नहीं गया। इन ईवीएम्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाते हैं।
अब ये जो पहले लेवल का चेक है वो चुनाव के 6 महीने पहले जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में इंजीनियर करते हैं। इसमें ईवीएम के किसी भी पार्ट में अगर गड़बड़ी निकलती है तो चुनाव आयोग उस मशीन के साथ रिजेक्शन का नोट लगाकर इन्हें बनाने वाली कंपनियों को वापस भेज देता है। इस सामान्य ज्ञान के बाद अब आज की खबर पर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस तरह रिजेक्ट की हुई मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। नाइक को आरटीआई से जानकारी में पता चला कि ईवीएम में ये गड़बड़ी केवल पहले लेवल की चेक के दौरान नहीं हुई, तब भी हुई जब चुनाव के समय ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और सिंबल फिट किए जा रहे थे। ईवीएम के फेल होने का रेट इतना था कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और केरल यहाँ के राज्य निर्वाचन अधिकारियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि और ईवीएम भेजी जाएं, क्योंकि बहुत सारी मशीनें जो हमारे पास हैं वो टेस्टिंग में फेल हो रही हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए, आधिकारिक तौर पर ईसीआई ने ऐसा कोई कट ऑफ जारी नहीं किया कि अमुक संख्या से ऊपर खराब हुई मशीनों को ज़्यादा या कम माना जाए, लेकिन रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि 5% मशीनें अगर रिजेक्ट हों तो वो सामान्य है। लेकिन 2019 में ये रिजेक्शन रेट 30% तक पहुंच गया। उदाहरण देखें, नवंबर 2018 उत्तराखंड के उपचुनाव आयुक्त ने स्टेटस रिपोर्ट भेजी कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में 38% का रिजेक्शन रेट है। दिसंबर 2018 दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने रिपोर्ट भेजी कि साउथ, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिल्ली में वीवीपैट फेल हो रहे हैं और कहा कि इन्हें बदला जाए। फिर मार्च 2019 में अंडमान के चुनाव आयुक्त ने खत लिखा कि लगभग आधी वीवीपैट मशीनें खराब हुई हैं और वो मशीनें भेजी जाएं। फिर अप्रैल 2019 में कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने लिखा कि 12% वीवीपैट फेल हुई हैं। अप्रैल 2019 में ही केरल चुनाव आयुक्त ने भी लिखा कि कन्नूर में 14% कंट्रोल यूनिट फेल हुई। गौर करिए कि ये राज्य में सभी सीटों पर हो रहा हो या एक सीट के सभी यूनिट्स में हो रहा हो, ऐसा नहीं था, लेकिन जहां से भी शिकायतें आ रही थी उसका एक रेशियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। पर यह शुरुआत थी, इसके बाद भी मशीनों के खराब होने का सिलसिला चलता रहा। 2020 के बिहार चुनाव, 2022 के पंजाब, उत्तराखंड और यूपी चुनाव में भी फर्स्ट लेवल के चेक में शिकायतें आती रहीं। इन शिकायतों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साल अक्टूबर 2021 में निर्माता कंपनियों यानी BEL और ECIL को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये जो बड़ी संख्या में ईवीएम फर्स्ट चेक पर खराब हो रही हैं, इन पर आपका क्या रुख है और इसके करेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं। इस बारे में क्या जवाब आया, जानकारी नहीं है हमारे पास। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी इन कंपनियों को सवाल भेजे, वहां से जवाब नहीं आया। पर चुनाव आयोग ने एक काम जरूर किया, अखबार ने जब सवाल भेजे ECI को तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो सवाल जवाब वाला पेज है उसमें एक पैरा जोड़ा और इसमें क्या लिखा, हर चुनाव के बाद खराब ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जांच की जाती है ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके और चुनाव के वक्त रिप्लेसमेंट की दर कम की जा सके। साल 2019 के आम चुनाव के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने BEL और ECIL के साथ एक जांच की। कोरोना महामारी की वजह से इसमें देर हुई और जांच में पता चला कि कुछ सुधारों की और ज़रूरत है ताकि चुनाव में वीवीपैट रिप्लेसमेंट रेट को कम किया जा सके। ये चुनाव आयोग का जवाब। अब जिज्ञासा भरा सवाल कि ईवीएम खराब होती है तो चुनाव आयोग करता क्या है और क्या इससे वोटों की गिनती पर असर पड़ता है। इन सवालों के जवाब सुनिए पूर्व चुनाव अधिकारियों से। जहां तक इलेक्शन कमीशन की ईवीएम की प्रणाली है वो एक पुख्ता प्रणाली है और अगर किसी मशीन में कोई किसी किस्म की त्रुटि आती है या अनोमली पाई जाती है तो उसको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए उसकी पूरी एक प्रक्रिया बनी हुई है। तो अगर कहीं पर 2019 में के चुनाव में या किसी भी चुनाव में ये मशीन है, कभी भी किसी वक्त कोई त्रुटि नजर आ सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मशीन कभी भी खराब नहीं हो, आफ्टर ऑल इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस। तो जब खराब होती है मशीन या उसके अंदर कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसको बदलने का पूरा एक तरीका है और वो तरीका मैं समझता हूँ काफी पारदर्शी है। तो उसमें किसी संदेह मुझे तो लगता नहीं कि कोई संदेह होना चाहिए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। लोकतंत्र पर अपनी निगरानी बनाए रखिए ताकि हमें और आपको एक बेहतर पारदर्शी सरकार मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।